हेलो एवरीवन। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वकेरियस लायबिलिटी। हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व। देखिए, वकेरियस लायबिलिटी क्या होती है कि वाइकर का मीनिंग होता है फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। तो जनरली टॉर्ट्स में जो लाइबिलिटी होती है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा कमिट की गई लाइबिलिटी या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया गया दायित्व तीन तरह का होता है: विकेरियस लाइबिलिटी, स्टेट्स लाइबिलिटी एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स। प्रतिनिधिक दायित्व, राज्य का दायित्व और संयुक्त अपकृत्यकर्ता। तो इसी सीरीज में इन तीनों में हम लोग आज पढ़ेंगे विकेरियस लाइबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। जैसा कि मैंने स्टार्ट करते समय ही बताया कि वाइकर का मीनिंग होता है फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। टॉर्ट में जनरली रूल क्या होता है कि एवरी पर्सन इज लायबल फॉर इट्स ऑन एक्ट्स। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही जिम्मेदार होता है, लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस इन विच वन पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर पर्सन। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए भी उत्तरदायी होता है, और इसी को विकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तीन केसेस हैं जिसमें विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है: मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में, और पार्टनर के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट का। व्हेन द प्रिंसिपल एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली authorize the agent to do some act, then that principal is liable for the wrongful acts of the agent, but the condition is that the agent have done the act in the course of his employment। जब कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मालिक या तो डायरेक्टली सीधे तरीके से या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अपने एजेंट को ऑथराइज करता है, प्राधिकृत करता है किसी कार्य को करने के लिए, तब वह प्रिंसिपल, वह मुखिया उत्तरदायी होता है अपने एजेंट के द्वारा किए गए सभी गलत कार्यों के लिए। कैसे कार्यों के लिए? गलत कार्यों के लिए, रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए। लेकिन एक कंडीशन रख दी गई है। कंडीशन क्या है कि जो एजेंट है, उस एजेंट ने वह काम इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया हो, मतलब उसने यह काम अपने ऑन द ड्यूटी किया हो, ऑन ड्यूटी वह काम उसने किया हो, तभी प्रिंसिपल लायबल होगा। एजेंट लायबल होता है क्योंकि उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, एंड प्रिंसिपल लायबल होता है क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसी है? प्रिंसिपल और एजेंट की। सो दोनों ही सेम रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल ठहराए जा सकते हैं। अब लायबिलिटी, इन पे उत्तरदायित्व दो तरीके का अराइज हो सकता है, या तो वो सिंगल या फिर उनका जॉइंट। इंडिविजुअल पर भी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, और जॉइंट पर लायबिलिटी, जिसको हम जॉइंट टॉर्टफीजर का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो भी हो सकता है। सो आगे ये जैसे आ गया कि उन्हें जॉइंट टॉर्टफीजर्स कहा जाता है, और उनकी लायबिलिटी जॉइंट भी हो सकती है और सेवरल मतलब इंडिविजुअल भी हो सकती है। मीन्स सूट फाइल किया जा सकता है, या तो एजेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, या प्रिंसिपल के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर दोनों के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आधारित है एक मैक्सिम पर। मैक्सिम क्या है? क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ये मैक्सिम आपको ध्यान रखनी है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। मीनिंग क्या है? ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर्स इज डीम्ड इन लॉ टू डू हिमसेल्फ। लॉ में या विधि के अंतर्गत जो वह व्यक्ति जो खुद काम करता है, उसको ये समझा जाता है कि वह दूसरों के माध्यम से काम करता है। अर्थात एक्ट ऑफ एजेंट्स आर द एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। जो अभिकर्ता के द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको प्रिंसिपल के द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाएगा। यहाँ पर गाइज ये प्रिंसिपल है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। सो लायबिलिटी हो सकती है, जॉइंट हो सकती है और सेवरल भी हो सकती है। केस डिस्कस करते हैं। केस है इसमें लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। केस आपको जरूर डालना है। इस केस का फैक्ट क्या है कि ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी एक सॉलिसिटर फर्म थी।
जो लॉयड है वो मिसिज लॉयड है। मिसिज लॉयड के पास में 2 कॉटेज थे। लॉयड ने अपने प्रॉपर्टी के यूज के निमित्त कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज करना चाहिए, सॉलिसिटर फर्म से कांटेक्ट किया और उससे एडवाइस मांगी। तो कंपनी के मैनेजर क्लर्क ने उसकी बात को सुना और एडवाइस दी, सलाह दी कि उसके पास जो दोनों कॉटेज हैं उन्हें वह बेच दे और उससे जो मनी मिलेगी उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दे। इस बात से मिसिज लॉयड एग्री हो गई। तो मैनेजर ने मिसिज लॉयड को 2 डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि ये आपके दोनों कॉटेज की सेल डीड्स हैं, इन्हें आप साइन कर दीजिए। तो जो लेडी ने साइन कर दिए दोनों पेपर्स को। अब बात क्या थी कि एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट्स सेल डीड ना होकर के गिफ्ट डीड थी। मतलब मैनेजर ने फ्रॉड से लेडी के दोनों कॉटेज को अपने नाम पर गिफ्ट करा लिया और बाद में दोनों कॉटेज खुद ने बेचकर मनी का मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब उस धन का गबन कर लिया। अब लेडी ने सूट फाइल किया कोर्ट में। अब चूंकि एजेंट का जो मैनेजर था उसने यह कार्य स्वयं के फायदे के लिए किया एंड प्रिंसिपल हैड नो नॉलेज ऑफ हिज एक्ट। मतलब जो बैंक था, जो सॉलिसिटर फर्म थी, उसको उसके कार्य की कोई नॉलेज नहीं थी। इवन देन इट वॉज हेल्ड दैट प्रिंसिपल वॉज लायबल फॉर हिज एजेंट्स एक्ट। जो सॉलिसिटर फर्म थी वो अपने एजेंट के, अपने मैनेजर के इस गबन के कार्य के लिए लायबल, उत्तरदायी ठहराई गई। बिकॉज द एजेंट एक्टेड अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड ही हैज एक्टेड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑन ड्यूटी। अपने नियोजन में उसने यह काम किया था, इसीलिए जो प्रिंसिपल था, जो सॉलिसिटर फर्म थी, उसको उत्तरदायी ठहराया गया। अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड केस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी 1978 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था कि प्लेंटिफ थी श्यामा देवी। तो उनके हस्बैंड ने कुछ अमाउंट एंड चेक अपने फ्रेंड को दिए। अब जो लेडी थी श्यामा देवी, उनके फ्रेंड बैंक में एम्प्लॉय थे, बैंक में काम करते थे। तो प्लेंटिफ के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को घर बुलाकर चेक एंड अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिए। सो बैंक एम्प्लॉय जो उनका फ्रेंड था उसने डिपॉजिट स्लिप प्लेंटिफ को नहीं दी। वास्तव में बैंक एम्प्लॉय ने अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया बल्कि स्वयं के प्रयोग में ले लिया। सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह धारित किया गया कि बैंक वॉज नॉट लायबल। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम द एम्प्लॉय वॉज नॉट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड ही वॉज एक्टिंग अंडर हिज पर्सनल कैपेसिटी एज अ फ्रेंड। उस टाइम पे जो बैंक का एम्प्लॉय था वो एक बैंक एम्प्लॉय की हैसियत से अपने फ्रेंड से मिलने नहीं आया था, बल्कि वो जो लेडी थी श्यामा देवी, उनके पति के दोस्त की हैसियत से उनके पास गया था। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि वह इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, ड्यूटी पर भी नहीं था, सो बैंक को लायबल नहीं ठहराया गया। सो आगे बढ़ते हैं सेकेंड रिलेशनशिप पर, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है। सो देखिए, पार्टनर्स रिलेशन इज सेम एज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है उसी तरह से पार्टनर्स का रिलेशन भी है। मतलब अगर कोई एक पार्टनर गलत काम करता है इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, देन दूसरा पार्टनर भी उस पार्टनर के द्वारा किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगा। Partners relationship is same as of principal and agent. If any partner has committed any tort in the course of his employment, then any other partner of the firm will be liable for the acts of that partner, and liability of every partner can be joint or several. इसमें केस हम लोग देखेंगे हेमलिन वर्सेस हॉस्टर एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट कंपनी के 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने प्लेंटिफ के क्लर्क को रिश्वत दी। प्लेंटिफ कौन था? हेमलिन। उसके क्लर्क को रिश्वत दी। रिश्वत किस लिए दी? कि वो अपने एम्प्लॉयर के व्यापार के जो सीक्रेट्स हैं वो उसे बताता रहे, इस प्रकार अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करे। तो यहाँ पर क्या आधारित किया गया? इट वॉज हेल्ड दैट बोथ द पार्टनर्स वर लायबल। दोनों ही पार्टनर्स को उत्तरदायी ठहराया गया। फिर आगे थर्ड केस हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हमारा है रिलेशनशिप मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में। सो इफ एनी सर्वेंट कमिट एनी रॉन्गफुल एक्ट अंडर द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, देन द मास्टर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट।
सर्वेंट का रॉन्गफुल एक्ट उसके मास्टर का भी रॉन्गफुल एक्ट माना जाता है। एंड द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है मास्टर की लाइबिलिटी उसके सर्वेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए? 2 प्रिंसिपल्स पर। पहला प्रिंसिपल है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। मतलब जो मुखिया है उसी को आप उत्तरदायी होने दो, सीनियर को ही, सुपीरियर को ही उत्तरदायी होने दो। सेकंड है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। लॉ में जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है उसको समझा जाता है कि उसने वह कार्य स्वयं ही किया है। तो ये दोनों मैक्सिम आपको याद करनी है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर एंड क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। अब रेस्पोंडेंट सुपीरियर डॉक्ट्रिन को देखते हैं। इस डॉक्ट्रिन का जो बेसिस है, आधार है, वो यह है कि मास्टर दावे का सामना करने के लिए अधिक सक्षम होता है, इसलिए उसे ही लायबल बनाना न्याय संगत है। स्वामी की आर्थिक स्थिति सेवक से अच्छी होती है, इंश्योरेंस के थ्रू वह अपनी लाइबिलिटी दूसरों पर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। नौकर की जो हैसियत होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। उसकी हैसियत के मुताबिक जो हमारा ये प्रिंसिपल है, जो मास्टर है, उसका वो ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, इसीलिए मास्टर को लायबल बनाना अधिक न्याय उचित है, जस्टिफिएबल है। मास्टर की लायबिलिटी तब भी बनती है चाहे भले ही सर्वेंट ने उसके एक्सप्रेस कमांड के अपोजिट कार्य किया है और उसके कार्य से मास्टर को चाहे कुछ प्रॉफिट भी न हुआ हो। सो 2 असेंशियल एलिमेंट्स फॉर लायबिलिटी ऑफ मास्टर। 2 असेंशियल एलिमेंट्स हैं मास्टर की लायबिलिटी को सिद्ध करने के लिए। पहला कि टॉर्ट को सर्वेंट के द्वारा कमिट किया गया हो, टॉर्ट वॉज कमिटेड बाय सर्वेंट। एंड दूसरा क्या है, टॉर्ट वॉज कमिटेड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार के नियोजन में काम किया गया हो और नौकर के द्वारा जो काम है, जो अकृत्य है, वो किया गया हो। अभी आगे सवाल आता है कि सर्वेंट कौन है, नौकर कौन है। सो गाइस, वह व्यक्ति जो मास्टर के डायरेक्शन एंड कंट्रोल के अनुसार एक्ट करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है, मतलब जो मालिक है, मालिक की दिशा निर्देश को भी वो फॉलो करे और उसके नियंत्रण में भी रहे। मास्टर अपने सर्वेंट के कार्यों के लिए लायबल होगा, ना कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कार्यों के लिए। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आ गए, यहाँ से ठेकेदार कहाँ से आ गए, तो सर्वेंट और जो ठेकेदार है उनके बीच डिफरेंस को भी समझना होगा। सर्वेंट कौन है? सर्वेंट वह है जो अपने एम्प्लॉयर के, अपने मालिक के कंट्रोल और सुपरविजन के अधीन होता है। बट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है वो किसी कंट्रोल या सुपरविजन देखरेख के अधीन नहीं होता, वह कार्यों को करने का भार स्वयं अपने हाथ में लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कार ड्राइवर मेरा सर्वेंट है, अगर वह कोई एक्सीडेंट कर देता है देन आई विल बी लायबल। बट अगर मुझे दिल्ली जाना है और मैं कैब हायर करती हूँ और अब जो ड्राइवर है वो नेग्लिजेंस से किसी को इंजर कर देता है या उसके हाथ उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देन आई विल नॉट बी लायबल, क्योंकि इन केस ऑफ कैब ड्राइवर, वो कैब ड्राइवर क्या है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, जबकि जो मेरा कार ड्राइवर है वो मेरा सर्वेंट है। बिकॉज कैब ड्राइवर इज़ नॉट माई सर्वेंट, ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ऐसी इंजरी के लिए अकेला कैब ड्राइवर ही लायबल होगा, मैं लायबल नहीं होंगी। सो आगे देखते हैं लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार के कार्यों के लिए एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या होगी? जनरली मास्टर अपने सर्वेंट के टॉर्ट्स के लिए ही लायबल होता है, परंतु इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए लायबल नहीं होता, जिसको उसने अपने यहाँ नौकरी पर रखा है। केस इसमें आप देखेंगे मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल 1936। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के प्रीमाइस में विजिट पर गया तो वह लिफ्ट के किनारे पर गिर पड़ा और इंजर्ड हो गया। सो डिफेंडेंट ने लिफ्ट की देखरेख का कार्य एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को सौंप रखा था, इसीलिए इट वॉज हेल्ड दैट डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बट दिस जनरल रूल हैज सम एक्सेप्शंस। अपवाद भी हैं इस सामान्य नियम के। क्या है कि इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एम्प्लॉयर विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए जो डिफेंडेंट था उसको लायबल ठहराया गया था। सेकंड, रोड पर अथवा उसके समीप खतरा उत्पन्न करने पर भी एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है, जैसे इसमें केस रेफर करेंगे टेरी वर्सेस एस्टन। थर्ड है, यदि डिफेंडेंट ने न्यूसेंस किया है तो भी
न्यूसेंस क्या है प्लेंटिफ के साथ में, तो भी डिफेंडेंट लायबल होगा। और अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटीज़ की है इम्पोज्ड बाय कॉमन लॉ, तो भी लायबल होगा। सो गाइस, आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि लैंडिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन, मतलब अपने ही नौकर को अगर हम किसी और के यहाँ छोड़ जाते हैं या किसी और के यहाँ काम पर छोड़ जाते हैं तो क्या माना जाएगा। मतलब यदि ए अपने सर्वेंट को कुछ टाइम के लिए सी के पास छोड़ देता है, ठीक है, और उसके बाद बी एक अन्य व्यक्ति डी के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट कर देता है, तो प्रश्न उठता है कि यहाँ बी ए का सर्वेंट माना जाएगा या फिर सी का। अर्थात डी किस व्यक्ति के अगेंस्ट बी के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए सूट फाइल करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कई फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, जिनमें मेन फैक्ट क्या है कि दोनों मास्टर्स में से किस मास्टर के पास यह अथॉरिटी है कि वह सर्वेंट को न केवल यह बताए कि उसे क्या करना है, बल्कि उसे यह भी बताए कि उसे किस तरह कार्य करना है। मतलब क्या कार्य करना है यह भी बताए और कार्य करने का ढंग भी बताए कि आपको इस तरह से ये काम करना है, तो वही व्यक्ति लायबल होगा, उसके खिलाफ ही सूट फाइल किया जा सकेगा। केस है मर्सी डॉग्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉन्जिस एंड ग्रिफिक्स लिवरपूल लिमिटेड। मर्सी डॉग्स केस आप इसको लिख सकते हो। तो इस फैक्ट क्या है, बंदरगाह स्वामी जिसके पास बहुत सारी क्रेन थी, बंदरगाह में कई कुशल एम्प्लॉय भी उसने रख रखे थे एज ए क्रेन ड्राइवर्स, तो यह बंदरगाह क्रेन के साथ साथ क्रेन ड्राइवर्स को भी किराए पर देता था, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टीवर्ड्स थे, कुछ नौबरक नियोजक थे, इन्होंने शिप में माल लादने के लिए एक ड्राइवर के साथ एक क्रेन किराए पर ली। अब इस क्रेन के द्वारा जब जहाज़ पर माल लादा जा रहा था तब उसके ड्राइवर की नेग्लिजेंस से एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया। तो यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि बंदरगाह पट्टा का स्वामी परमानेंट एम्प्लॉयर था जो इंजर्ड पर्सन के प्रति लायबल था। स्टीवर्ड्स उनके लिए लायबल नहीं थे, चाहे भले ही ड्राइवर ने तब नेग्लिजेंस दिखाई जब यह जहाज में माल लद रहा था। तो यहाँ पर ड्राइवर वॉज एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टीवर्ड्स बट इट वॉज नॉट सफिशिएंट टू इम्पोज लायबिलिटी। स्टीवर्ड्स हैज़ नो पावर टू सुपरवाइज दैट क्रेन ड्राइवर किस तरह क्रेन को चलाए। इसके अलावा और भी फैक्ट्स पर विचार किया जा सकता है कि सैलरी कौन देता है उस ड्राइवर को एंड उसको रिटायर कौन करता है। तो इस तरह से सर्वेंट का जो उसका मास्टर है, मास्टर के सुपरविज़न एंड कंट्रोल में होना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज, ये आज का ये था हमारा अभी विकेरियस लायबिलिटी 3 केसेस में, कि हमारा पहला प्रिंसिपल एजेंट, दूसरा पार्टनर एंड थर्ड हमारा था मास्टर एंड सर्वेंट। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके इंडियन पोजीशन क्या है एंड कॉमन लॉ पोजीशन उसकी क्या है। तो सो आई होप आपको यह समझ आया होगा। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है गाइज तो प्लीज़ आप पुटअप कीजिएगा एंड कुछ भी अगर समझ नहीं आए तो आप बेझिझक पूछिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।